तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर आप वीडियो लेक्चर सीरीज़ में सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो फैली, और उसका एकमात्र कारण आपने पिछली क्लास के अंदर नेपोलियन के बारे में समझ लिया था। लेकिन नेपोलियन के बाद भी पूरे के पूरे यूरोप में कुछ ऐसे समझदार लोग थे जिन्होंने लिबरल थॉट की बात करी और पूरी की पूरी रेवोल्यूशन और क्रांति अपने अपने देश में फैलाने की कोशिश करी। तो वही चीज़ हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे अपने पूरे लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने हमारे इसको आपके क्या कहते हैं ऐप को डाउनलोड नहीं करा, सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, और उसी के आगे की कहानी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, नेशनलिज्म की फीलिंग असल में बनती कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ना लोगों के दिमाग में यही है कि 18th सेंचुरी का अगर हम लोग मैप देखें तो आपकी क्लास के एनसीईआरटी में प्रिंट है 18th सेंचुरी का मैप। यहाँ पर अगर आप देखो तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलियन एम्पायर, पर्शिया, पोलैंड, फ्रांस तो चलो एक है दिखाई दे रहा है, पर यहाँ स्विट्ज़रलैंड, फिर ये खुद इटली, ये आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग राज्यों में, फिर यहाँ रोमेनिया किसी और के अंडर में, फारस किसी और के अंडर में, जॉर्जिया किसी और के अंडर में। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि नेशनलिज्म थॉट जो था वो आता कैसे। अगर आपने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है ना, या राष्ट्रवाद या कुछ बदलने की शुरुआत, वो एक जैसी विचारधाराओं से होती है। एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए, एक जैसा संविधान को फॉलो करने वाले लोग होना चाहिए, एक जैसा तिरंगा, तिरंगा इट मीन सॉरी, एक जैसा झंडा या गाना या कविताएं या भाषाएं वो एक जैसी होगी तो इंसान बहुत आसानी से एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएगा। लेकिन 18th सेंचुरी के अंदर छोटे छोटे राज्यों के अंदर राजा रहा करते थे, उनकी अपनी खुद की करेंसी होती थी, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। दैट इज़ वाई वहाँ पे आप कह सकते हो कि इतनी जल्दी क्रांति होना असंभव, मतलब पॉसिबल वाली चीज़ें नहीं थी बिल्कुल भी। और इसी वजह से आप कह सकते हो कि जब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म फैल रहा था तो एक बैरियर आप कह सकते हो कॉमन लैंग्वेज का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर आप देखो जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड, ये बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था, बहुत सारे। मतलब अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी पर्शिया का इतना बड़ा पार्ट था कि वहाँ पे कितने सारे राजा थे, और वहाँ पे भाषाएं भी एक नहीं थी, डचीज, कैंटोन्स ऐसे ऐसे थे, और जितने भी रूलर थे ना उनकी अपनी खुद की टेरिटरी थी। जैसे मान लो आप अपने पड़ोस के अंदर रहते हो, जिस पड़ोस के अंदर अगर सेम भाषा, सेम कल्चर, सेम फीलिंग, सेम टेस्ट, सेम खाना खाने वाले लोग रहेंगे तो वो जो मोहल्ला होगा ना वो काफ़ी बेटर रहेगा। जैसे आपके गांव का एग्जांपल मान लो कि आपके गांव में सेम जाति के, सेम भाषा के, सेम कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं तो आप उनके साथ बड़ा ही घुल मिल के रहते हैं। लेकिन वही अगर आप शहरों के अंदर देखें तो एक जाति, कॉमन चीज़ें नहीं मिलती है। तो पूरे के पूरे 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में अगर आप यूरोप के अंदर देखें तो आज की डेट में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन उस समय में छोटे छोटे रूलर्स वहाँ पे राज कर रहे थे। इसीलिए ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अगर पार्ट देखें तो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम ज़्यादा था। मोनार्की सिस्टम ज़्यादा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर एक कॉमन भाषा नहीं थी और वहाँ पे सभी लोग एक साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, इसी वजह से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यूरोपियन अपने आप को कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर इनमें नहीं बना पा रहे थे, इसलिए हैम्सबर्ग एम्पायर बहुत बड़ा था और ऑस्ट्रो हंगरी बहुत बड़ा था। वहाँ पर ज़्यादातर लोग फ्रेंच, इटली, जर्मन स्पीकिंग पीपल तो थे, लेकिन उसके साथ साथ लोकल भाषा बोलने वाले भी थे वहाँ पे। जैसे कि एल्पाइंस रीजन में अगर आप देखो तो टायरोल, ऑस्ट्रेलिया एंड सडन टेन लैंड, बोमिया, और प्रोमिनेंट बोलने वाले लोग जो थे जर्मन स्पीकिंग पीपल थे यहाँ पे। इटली स्पीकिंग पीपल में आप देख सकते हो और भी जगह थी जहाँ पे कुछ और भाषा बोली जाती थी, और मायोर भी एक भाषा थी जो ऑफकोर्स कुछ कुछ लोग वहाँ पे बोला करते थे। तो सबसे पहले तो कॉमन भाषा होगी जब जाके तो यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग बन पाएगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप देखो जहाँ पर नो नेशन स्टेट होगा यूरोप के अंदर और कॉमन कल्चर और कॉमन एंटिटी नहीं होगी, और वहाँ पे अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे तो वहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग आना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ होगी, कौन सी ऐसी चीज़ बनेगी जिसकी वजह से यूरोप में पहले तो नेशनलिज्म फैलेगा, मतलब कॉमन भाषा की वजह से, किसी वजह से, और फिर बाद में उसके कई 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद जाके तो इसीलिए आप कह सकते हो कि सबसे पहले तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो आएगी वो बहुत लंबे अरसे के बाद जो बनेगी वो बनेगी मिडिल क्लास के लोगों से। उस टाइम पीरियड के अंदर आप ये कह सकते हो कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर सिर्फ दो ही क्लास होती थी। एक तो एरिस्टोक्रेसी क्लास होती थी जिसे आप नोबैलिटी फ्रांस की क्रांति में पढ़ रहे थे। ये एरिस्टोक्रेसी क्लास जनसंख्या के अंदर आप कह सकते हो 2% थी, लेकिन ज़मीन इनके पास 10% देखने को मिलती थी, इवन यूरोप के अंदर भी।
ये बहुत सारे लैंड को ओन करते थे और ये लोग ज़्यादातर फ्रेंच भाषा बोलते थे और आपस में एक दूसरे की फैमिली के साथ ही कनेक्ट होते थे या उनसे ही बातचीत किया करते थे या उनसे ही मैरिजेस वगैरह जो थे वो करते थे और स्मॉल ग्रुप में थे। जैसे कि आप रशिया में भी देख सकते हो या आप आज की डेट में भी अपने बॉलीवुड स्टार में देख सकते हो कि ये भी नॉवेलिटी क्लास है अच्छी खासी और अपने ही कैटेगरी के लोगों में शादी करते हैं। हम जैसे लोग 97% हैं जो जनसंख्या में बहुत कम है, ज़मीनों को 65% ही होल्ड कर पाते हैं, पर इनके पास बहुत पैसा होता है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो किसानों की थी और मिडल वर्ग की थी और यही मिडल वर्ग जो था उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कमर्शियल क्लास बनना चाहता था और धीरे धीरे जैसे जैसे टाउन्स ग्रोथ होते जा रहे थे यूरोप के अंदर ही, यही मिडिल क्लास जो धीरे धीरे शिक्षित हो रहा था और यही एजुकेट होता जा रहा था और इन एजुकेटेड लोगों के द्वारा ही समाज में क्रांति की बातें सोची जा सकती है। जैसे कि क्लास 9th में हमने देखा था कि जब राजा के पास मिलने की बात आई थी लुईस 16 के पास, तो उस टाइम पीरियड पे सिर्फ 600 लोग गए थे। 600 लोगों में से किसान लोग नहीं गए थे पर वो एजुकेटेड लोग गए थे जो राजा से क्वेश्चंस कर सकते थे। दैट इज़ वाई आप कह सकते हो कि इसी थर्ड स्टेट के अंदर से, इवन यूरोप में भी थर्ड स्टेट बहुत जगहों पे थी, इन्हीं थर्ड स्टेट के अंदर ये बड़े व्यापारी कोर्ट ऑफिशियल्स, कर्मचारी, वकील, टीचर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इनको भी टैक्स देना पड़ रहा था यूरोप के अंदर। तो इन्हीं लोगों ने कहा कि भैया 18th सेंचुरी के अंदर यही मिडिल क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जो चाहता है वेल्थ को कमाना ट्रेड के द्वारा और अपने प्रोफेशन के द्वारा। और यही व्यक्ति जो थे चाहते क्या थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर पूरे यूरोप में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था। इन डेवलपमेंट का फ़ायदा किसान नहीं कर सकता, गुलाम नहीं कर सकता और जो आर्टिशंस होते हैं वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो थर्ड कैटेगरी में पढ़े लोग एजुकेटेड बिजनेस क्लास लोग थे वो कर सकते थे। इसलिए वर्किंग पॉपुलेशन, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, ये सारे लोग जब एक होने लगे यूरोप के अंदर तो फिर वहाँ पे क्रांति जो थी धीरे इवॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि यही मिडिल क्लास चाहता था लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म क्या होता है दोस्तों, यही चीज़ एनसीईआरटी के इस वाले पार्ट में बड़ी फोकस करने वाली बात है कि लिबरलिज्म थ्योरी क्या होती है। लिबरलिज्म का मतलब होता है लिबरल शब्द जो ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब फ्रीडम, आज़ादी। आज़ादी इट मीन्स दैट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाया जा रहा है तो उसके बीच का टैक्स बैरियर ख़त्म होना चाहिए ताकि व्यक्ति बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति ने ए टाउन से कोई सामान खरीदा है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। किसी व्यक्ति ने ए टाउन से कोई सामान खरीदा है, ये ए टाउन है, उसे बी टाउन क्रॉस करना है, सी टाउन क्रॉस करना है, डी टाउन क्रॉस करना है और उसे ई टाउन में लाके सामान को बेचना है। तो ए टाउन में, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया था कि छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनमें अलग अलग राजा हैं, उनमें अलग अलग कॉमन करेंसी नहीं, मेजर सिस्टम अलग है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग है, टैक्स अलग है। तो अगर यहाँ पे कोई सामान 10 रुपये का उसने खरीदा तो वो सामान यहाँ आके 70 रुपये का बिकेगा क्योंकि उस पर टैक्स बहुत मात्रा में लग रहा है। तो इससे आम जनता जो थी वो सारी चीज़ें नहीं खरीद पाती थी। और यही चीज़ जो मिडिल क्लास था, जो धीरे धीरे पैसे वाला हो रहा था, जो समझ रहा था चीज़ों को, तो वही लिबरलिज्म चाहता था और लिबरलिज्म के थ्रू ही आप कह सकते हो नेशनलिज्म फैलेगा। क्यों? क्योंकि जब ए टाउन बी टाउन से बिना टैक्स बैरियर के कनेक्ट हो जाएगा, बिना टैक्स बैरियर के कनेक्ट हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से सामान का भी फ्लो होगा और विचारों का भी फ्लो होगा। जो फ्रांस में विचार थे वो यूरोप में तो फैलेंगे ना, क्योंकि सामान बिना टैक्स के जब आ रहा है तो लोग एक दूसरे से मिलना चालू होंगे। और लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद। उदारवाद का मतलब वो चाहते हैं लिबरलिज्म आए, लिबरलिज्म आएगा तो इक्वालिटी आएगी और इन इक्वालिटी को ख़त्म किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि यही एक ऐसा तरीका था जिससे ऑटोक्रेसी और क्लर्जी के जो प्रिविलेज अधिकार थे, विशेष अधिकार, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और यही लोग बाद में जाके अपने अपने देशों के अंदर पार्लियामेंट जैसी व्यवस्थाओं को इस्टेब्लिश करेंगे जैसा फ्रांस में किया गया था। तो यही मिडिल क्लास जो है अब फाइनली कह रहा है कि इकोनॉमिक शेप होगी लिबरलिज्म, लोगों को दिया जाएगा तो लोगों को फ्रीडम मिलेगी, मार्केट में मोनोपोली अबॉलिश हो जाएगी हर किसी स्टेट की, जो हर कोई स्टेट अपने अपने सर्विस और गुड्स के लिए टैक्स लिया करता था वो टैक्स नहीं लिया करेगा। ठीक है। जब फ्रांस आज़ाद हुआ था तो फ्रांस ने जर्मनी के 39 स्टेट्स के साथ सेम ऐसे ही टैक्स बैरियर को ख़त्म करने के लिए संधि करी थी जिसे लिबरलिज्म कहा गया। और इवन जब नेपोलियन मर भी गया तो भी उन जर्मनी के स्टेट्स के अंदर वो जो टैक्स बैरियर का सिस्टम था वो ख़त्म नहीं करा गया, जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। और उसी टाइम पीरियड पे ही आप कह सकते हो फिर दूसरे देशों में ये चीज़ें मिली, पर फ्रांस में तो पहले मिल गई थी, यूनिवर्सल सरफेस मिल गया था फ्रांस के अंदर।
फ्रांस के अंदर प्रॉपर्टी का अधिकार मिल गया था, राइट टू वोट मिल गया था, है ना। जैकोबिन क्लब के टाइम पीरियड पे तो मेल्स को भी वोट मिल गया था। तो ये वाली चीज़ें वहाँ पे थी। और आप कह सकते हो कि यही वर्ग जो है पूरी तरीके से नेशनलिज्म को आगे लेके जाएगा। और फिर आपको ध्यान हो गया होगा कि जब मैंने फ्रांस के बारे में पढ़ाया था कि फ्रांसीसी आर्मी जो थी जब वो दूसरे देशों में जा रही थी तो यही थॉट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी वो, जब कि एनसीईआरटी में इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करी गई है। क्योंकि जब जर्मनी के अंदर फ्रांस में जब ये सारी चीज़ें ठीक हो गई थी तो इसका मतलब ये है कि उसने स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया कि सब जगह एक ही स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सिस्टम होगा, वेट का, मेजरमेंट का, हर स्टेट में अलग अलग नहीं होना चाहिए। इससे सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि फिर बाद में जाके पीजन, आर्टिशंस, वर्कर, बिजनेसमैन, वो जो नई फ्रीडम थी ना, जो लिबरलिज्म वाली फ्रीडम थी, वो मौज से काटने लग गए। और इस वजह से आप कह सकते हो कि धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस सामान पे कम होने लग गया, प्रतिबंध कम लगने लग गया। तो यूरोप के अंदर कॉमन सामान, कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन थॉट्स, ये सारी चीज़ें फैलने लग गई। और इसी वजह से आप कहोगे कि अगर कोई सामान पहले हेम्सबर्ग से निम्बरबर्ग आता था तो उस समय उसको 5% ड्यूटी हर एक टैक्स में देनी पड़ती थी। मतलब अगर कोई सामान यहाँ से ए से आया और यहाँ से निकलता हुआ, यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पर बिक रहा है बी पोजीशन पे, तो कितने राजा थे, कितने लोग थे और टैक्स देना पड़ता था हर जगह 5-5%। यही चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करा गया, ज़ुल्वेरियन टैक्स बैरियर सिस्टम बनाया गया। ये टैक्स बैरियर सिस्टम कब बनाया गया, 1834 के अंदर, पर्शिया के अंदर। आप देख सकते हो 1834 से लेकर 1919 तक चला ये। और उस समय पे आप कह सकते हो कि यही चीज़ जो थी जर्मन कन्फ्रंटेशन एरिया के अंदर भी लागू करा गया था 1828 के अंदर। आप देख सकते हो 1828 में, रेड में आपको दिखाई देगा ये वाला पार्ट, रेड में ये वाला पार्ट, है ना। और ये वाले पार्ट ने फ्रांस से संधि कर ली थी बहुत आसानी तरीके से, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये चीज़ पेपर के अंदर आती है, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी। इससे क्या हुआ, जो अलग अलग जगहों पे करेंसी बहुत ज़्यादा थी उन करेंसी को चेंज करके एक कर दिया गया, यानी कि 30 करेंसी से 2 करेंसी बन गई। और फिर इन्हीं के बीच में इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ता रहा और इसी वजह से नेशनल यूनिफिकेशन, हर राज्यों के अंदर मांग होने लग गई कि भैया हमें अपना देश चाहिए, हमें अपना देश चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। तो यहाँ से कहानी जो है आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक जो था, इकोनॉमिक वेव जो था, उसने नेशनलिज्म की फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया और नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स को बहुत तेज़ी से समय के हिसाब से बढ़ाने की कोशिश करी। और पूरे के पूरे यूरोप में इसलिए क्रांति जो थी फैलनी चालू हो गई। तो यहाँ पे मिडिल क्लास आ रहा था कि लिबरलिज्म थॉट आया और उसकी वजह से फिर सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। ठीक है, सो ये था वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आई होप आपने समझा होगा। मिलते हैं तीसरे पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।